जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई जीपीएस नहीं हुआ करता था, ना ही गूगल मैप्स और ना ही कोई ये बताने वाला कि कौन सा रास्ता सुरक्षित है। और ऐसे में कोई एक इंसान चीन से भारत तक पैदल चला आता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ह्वेनसांग की, वो चीनी यात्री जो प्राचीन भारत का एक जीता जागता कैमरा बन गया, जिसने जो कुछ देखा उसे हमेशा के लिए इतिहास में कैद कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी इस महान खोज की कहानी। सवाल ये है कि आखिर एक बौद्ध भिक्षु ने इतनी मुश्किल, इतनी खतरनाक यात्रा करने का फैसला किया ही क्यों? जवाब है सच्चे ज्ञान की तलाश। तो ह्वेनसांग का जन्म हुआ था 602 सीई में चीन के हेनान प्रांत में, और बचपन से ही वो कमाल के थे, मतलब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड। बड़े होकर वो एक बौद्ध भिक्षु तो बन गए, लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान की भूख थी ना, वो उन्हें एक जगह बैठने ही नहीं दे रही थी। देखिए, उस समय चीन में बौद्ध धर्म के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो भी बौद्ध ग्रंथ वहाँ मौजूद थे, वो या तो अधूरे थे या फिर उनके ट्रांसलेशन में इतनी गलतियां थी कि मतलब ही बदल जाता था। अब ह्वेनसांग जैसे विद्वान के लिए ये आधा अधूरा सच बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि असली ज्ञान अगर पाना है तो उसके सोर्स तक जाना होगा, यानी भारत। तो उनका मिशन एकदम क्लियर था। इसके 4 मेन हिस्से थे। पहला, बौद्ध धर्म की जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं उन्हें हासिल करना। दूसरा, असली बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करना। तीसरा, उस जमाने की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा में जाकर पढ़ाई करना। और चौथा, भगवान बुद्ध से जुड़ी जो भी पवित्र जगह हैं उनके दर्शन करना। मतलब ये एक पूरा वेल प्लान्ड मिशन था। और ये खोज उन्हें एक ऐसे सफर पर ले गई जो सच में किसी भी इंसान के हौसले का इम्तिहान ले सकती थी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो इंसानी सहन शक्ति की एक जबरदस्त मिसाल बनने वाली थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ह्वेनसांग ने 630 सीई में अपनी यह यात्रा चोरी छिपे शुरू की थी। जी हाँ, चीन के सम्राट ने उन्हें देश छोड़ने की परमिशन ही नहीं दी थी। तो एक तरह से वो कानून तोड़कर, अपनी जान दांव पर लगाकर इस खतरनाक सफर पर निकल पड़े थे। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 17 साल का था। और ये 17 साल खतरों से भरे हुए थे। सोचिए, उन्होंने जानलेवा टकलामाकन रेगिस्तान पार किया, फिर सेंट्रल एशिया के बर्फीले पहाड़ों को लांघा। रास्ते में डाकुओं का खतरा तो मानो हमेशा ही बना रहता था, और कई कई बार तो भूख और प्यास से हालत ऐसी हो गई कि बचना मुश्किल था। सच में ये उनके दृढ़ संकल्प की एक कमाल की कहानी है। तो आखिरकार इन सारी मुश्किलों को पार करके वो भारत पहुंचे। अब कहानी सर्वाइवल की नहीं बल्कि डिस्कवरी की है। तो चलिए देखते हैं 7वीं सदी का भारत ह्वेनसांग की आंखों से। जब वो भारत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देश पॉलिटिकली कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद कल्चर के मामले में ये जगह बहुत ही वाइब्रेंट और अमीर थी। ह्वेनसांग भारत में कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल रहे, और इस दौरान उन्होंने 100 से भी ज्यादा शहरों और राज्यों का सफर किया और उनके बारे में लिखा। कश्मीर से लेकर मथुरा, कन्नौज, आज का पटना और बोधगया, सब जगह गए। और यहीं भारत में उन्हें एक बहुत बड़ा सपोर्ट भी मिला, सम्राट हर्षवर्धन का, जिन्होंने उनके इस मिशन में उनकी बहुत मदद। लेकिन इन सारी जगहों में से एक जगह ऐसी थी जो ह्वेनसांग की यात्रा का असली मकसद थी, ज्ञान का वो महासागर, महान नालंदा यूनिवर्सिटी। तो सवाल उठता है कि 7वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी आखिर कितनी महान थी? मतलब क्या था ऐसा वहां? ह्वेनसांग खुद बताते हैं कि नालंदा में 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये नंबर कितना बड़ा रहा होगा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो ज्ञान को समर्पित एक पूरा का पूरा शहर था। इन 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए 2,000 टीचर्स थे, और यहाँ एडमिशन लेना कोई मजाक नहीं था। एंट्रेंस एग्जाम इतने मुश्किल होते थे कि बहुत ही कम लोग पास कर पाते थे। और यहाँ पढ़ाया क्या जाता था? सिर्फ बौद्ध फिलॉसफी नहीं, बल्कि लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, मैथ्स, सब कुछ। सही मायनों में ये ज्ञान का एक पूरा यूनिवर्स था। लेकिन सबसे कमाल की बात जानते क्या थी? इतनी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पूरी तरह से फ्री थी। जी बिल्कुल मुफ्त। इसका सारा खर्चा राजाओं और अमीर व्यापारियों से मिले डोनेशन से चलता था। ये दिखाता है कि उस दौर में शिक्षा को लेकर कितना जबरदस्त समर्पण था। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। ह्वेनसांग ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सीखा, उसे बचाया कैसे, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कौन सा अनमोल तोहफा छोड़कर गए। चीन वापस जाकर ह्वेनसांग ने अपना सबसे मशहूर ग्रंथ लिखा, सीयू की। इसका मतलब है पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड। ये किताब दरअसल उनकी 17 साल की लंबी यात्रा
और भारत के बारे में उनके एक एक ऑब्जर्वेशन का डिटेल डॉक्यूमेंट है। और इस किताब में उन्होंने क्या कुछ नहीं लिखा। उस दौर की राजनीति कैसी थी, समाज कैसा था, लोग कैसे रहते थे, नालंदा में पढ़ाई का सिस्टम क्या था, व्यापार और शहर कैसे थे, कौन कौन से धर्म माने जाते थे, मतलब हर चीज का ब्यौरा। ये सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, ये तो 7वीं सदी के भारत की एक जीती जाती इंसाइक्लोपीडिया है। और जानते हैं, इसी वजह से आज के इतिहासकार उन्हें प्राचीन भारत का सबसे भरोसेमंद चश्मदीद गवाह कहते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। असल में 19वीं सदी में जब अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट भारत के इतिहास को खोज रहे थे, तो उन्होंने ह्वेनसांग की इसी किताब का सहारा लेकर नालंदा और बोधगया जैसी कई खोई हुई जगहों को फिर से ढूंढ निकाला। अगर उन्होंने ये सब ना लिखा होता तो शायद भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए गुम हो जाता। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक अकेले इंसान का लिखा हुआ रिकॉर्ड सदियों के इतिहास की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, तो ये हमें ज्ञान के लिए की गई एक सच्ची और समर्पित खोज की ताकत के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।